हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मस्त है? पढ़ाई कर रहे हैं? करने के साथ साथ थोड़ी मस्ती करते रहिएगा। आज डेट क्या है? 4 जून 2024। ओके, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि आज ही जो है लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और डिसाइड होगा कौन गवर्नमेंट बनाएगा। हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 4 जून 2024 करंट करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले अब देखिए, आप संघर्ष करिए। क्यों? क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रहा है। बस इसको ध्यान में रखिएगा, सफलता आपका इंतजार कर रहा है, आप इंतजार नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा सा सोच अपनी बदलिए। सफलता आपका इंतजार कर रहा है, केवल आपको संघर्ष करना है। अगर संघर्ष सही से करेंगे तो आप जो भी आपका ड्रीम है, जो भी चाहते हैं, वो वहां तक आप पहुंच जाएंगे और उसको अचीव कर लेंगे। समझे? तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ओके, जो पहला करंट अफेयर्स है, अब एक रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है कुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ओके, आरबीआई, ये सब रिलीज करती है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। कुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर द मार्केट, कैप्चर्स द कस्टमर। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पता भी नहीं है, आप नहीं जानते हो, तब पर भी इसको टिक कर सकते हो। कैसे? देखिए, टोबैको इंडस्ट्री है, मतलब टोबैको बनाती होगी, गुटखा, तंबाकू, ये सब बनाती होगी। अगर इसको जो कोई खाएगा तो उसके हेल्थ पर डेफिनेटली बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसको कौन रिलीज करेगा? ओके, मैक्सिमम जो ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉप, उसकी सहायता से इस रिपोर्ट को रिलीज किया। और स्टॉप का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्ट। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ ये रिपोर्ट रिलीज किया। अब इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं क्या क्या है रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि लगभग 37 मिलियन चिल्ड्रेन टोबैको, चाहे तंबाकू हो, गुटखा हो, खाते हैं। और जो चिल्ड्रेन हैं, उनका एज ग्रुप क्या है? 13 से 15 साल के हैं वो। आप समझ सकते हो, 13 ईयर्स से 15 ईयर्स के बच्चे अगर गुटखा तंबाकू खाएंगे तो उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, 37 मिलियन, लगभग 3 करोड़ 70 लाख पीपल। और हर साल 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन पीपल जो है मर जाते हैं। किसके कारण? हार्ट डिजीज के कारण, लंग डिसऑर्डर और कैंसर के कारण। और इन सब का जो मेन कारण है वो क्या है? हमारा टोबैको है, जिसको हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। ओके, तो बिल्कुल इससे दूर रहिए आप लोग। समझ में आ गया? तो आप समझ सकते हैं 3 करोड़ 70 लाख बच्चे, जो चिल्ड्रेन, जो एज ग्रुप 13 से लेकर 15 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं, वो खा रहे हैं। तो उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ओके, तो उनका लंग खराब हो जाएंगे, कैंसर होने की संभावना हो जाएगी। समझ में आ गया? सेकेंड न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पूछा जा सकता है
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तब पर भी हम डिस्कस करते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पूछा जा सकता है किस कंट्री में कराया जा रहा है। दो कंट्री में कराया जा रहा है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ कराया जा रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में। और कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। 9th आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। कब तक चलेगा? 29 जून तक। और अभी तक जितने भी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुए सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, क्योंकि इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं पहली बार। अब कौन सी ऐसी टीम है जो कि पहली बार खेल रही है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिका, कनाडा एंड युगांडा। अमेरिका और कनाडा तो जो है वो क्या है? नॉर्थ अमेरिकन स्टेट कंट्री है, और जो युगांडा है वो अफ्रीकन कंट्री है। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पूछा जा सकता है कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसको कौन जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। कहाँ हुआ था वो? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिसेंटली बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड बॉक्सिंग। ज्वाइन द वर्ल्ड बॉक्सिंग। ओके। अब आप कहोगे सर रिसेंटली ज्वाइन किया, इससे पहले क्या कोई बॉक्सिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? था। उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन या एसोसिएशन। नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, IBA। इसको 2019 में आईओसी मींस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन कर दिया, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्या किया? इसको 2019 में बैन कर दिया, खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, तो क्या 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है। तो जो आईओसी ने सभी मेंबर कंट्री से बोला है कि अगर आप वर्ल्ड बॉक्सिंग का मेंबरशिप नहीं लेंगे, ओके, तो जो यह गेम है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में इन्वॉल्व नहीं होगा। इस चक्कर में जल्दी जल्दी इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन को, वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया। अब यही जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है किस नाम से जाना जाएगा? वर्ल्ड बॉक्सिंग से। अब इसको क्यों खत्म किया गया? क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और गवर्नेंस प्रॉब्लम। इसमें जो फाइनेंशियल और गवर्नेंस के कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि आईओसी के जो स्टैंडर्ड है उस पर नहीं हो रहे थे, इसलिए आईओसी ने उनको ओलंपिक से निकाल दिया। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा 2019 में हटाया गया, और जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है कब बनाया गया? 2023 में बनाया गया। पक्का? और हमारे लिए, इंडिया के लिए बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया। अदरवाइज क्या होता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो कहा है कि 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में यह गेम नहीं खेला जाएगा। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा कब खत्म किया गया? 2019 में खत्म किया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कब स्टार्ट किया? 2023 में। अगर पढ़े होगा तभी, क्योंकि बॉक्सिंग हम नाम सुनते रहते हैं, बहुत पुराना लगेगा,
इसलिए 2023 हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे, इस 2023 में बनाया गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दार एस सलाम पोर्ट। दार एस सलाम पोर्ट पूछा जा सकता है कि जो ये दार एस सलाम पोर्ट है किस कंट्री में, किस कंट्री में? तो तंजानिया में। कहां पर है? तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ओके, ये अफ्रीकन कंट्री है। और ये न्यूज में क्यों है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अडानी ग्रुप, जो अडानी पोर्ट है, उन्होंने 3 साल 30 इयर्स का एग्रीमेंट साइन किया है कि वह तो तंजानिया का जो ये पोर्ट है दार एस सलाम उस पर काम करेंगे और उसको 30 इयर्स के लिए उसका यूज कर सकेंगे। तो इसलिए ये न्यूज में है। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर 30 इयर्स। इस पोर्ट का अब अडानी पोर्ट जो है यूज कर सकता है 30 इयर्स तक। समझ में आ गया। अब तंजानिया बहुत बार न्यूज में आ चुका है, बहुत ज्यादा बार न्यूज में आ चुका है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पोर्ट के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो दार एस सलाम पोर्ट अब न्यूज में आ गया, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस कंट्री में है। समझ में आ गया। और ये दार एस सलाम पोर्ट जो है वो इंडियन ओशन में है, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब देखो तंजानिया का, देखो ये मान लो कि हमारा तंजानिया है, ओके। तो यहाँ पर कौन सा कंट्री है, यहाँ पे उसके नॉर्थ ईस्ट में देखा, यहाँ पे क्या पहली बात, इंडियन ओशन है, तो आज समझ लीजिए इंडियन ओशन है। यहाँ पे केन्या है, यहाँ पे कौन है, केन्या है। और इस यहाँ पर कौन है, युगांडा है, यहाँ पे युगांडा है। और यहाँ पे रवांडा है, ओके, यहाँ पे रवांडा है, यहाँ बुरुंडी है, यहाँ जोम्बिया है, यहाँ मालावी है, और यहाँ पे मोजाम्बिक है। और यहीं पे अगर आपको देखा जाएगा तो लेक विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया है। और इसी लेक विक्टोरिया से जो नील रिवर है, नाइल रिवर ओरिजिनेट होती है। समझ में आ गया, पक्का। तंजानिया बहुत बार न्यूज में है, इसलिए उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है पता होना चाहिए, ओके। तो किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, केन्या के साथ, युगांडा के साथ, रवांडा के साथ, बुरुंडी के साथ, जाम्बिया के साथ, मलावी के साथ और मोजाम्बिक के साथ। और इंडियन ओशन को क्या करता है, वो इसका कोस्ट शेयर करता है इंडियन ओशन। पक्का समझ में आ गया, 100%, ओके। तो दार एस सलाम किस कंट्री में है, दार एस सलाम एक पोर्ट है, किस कंट्री में, तंजानिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ, क्योंकि यह न्यूज क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडानी पोर्ट ने 30 इयर्स के लिए इस पोर्ट पे एग्रीमेंट साइन किया है, इसका यूज कर सकते हैं। पक्का समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ एंड आईआईटी कानपुर मिलकर एक सेंटर बनाए, मिलकर एक सेंटर बनाए। उस सेंटर का नाम क्या है, सेंटर का नाम है डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब इसका काम क्या होगा, जो ये सेंटर बनाया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका काम क्या होगा? सिंपल सी बात है, नाम देखिए क्या है, डीआरडीओ मतलब डीआरडीओ आएगा, इंडस्ट्री मतलब बिजनेसमैन आएंगे, और एकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूट आएंगे। ये जो तीनों लोग हैं वो क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, साथ में आएंगे और क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, किस पर, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करेंगे, जिससे क्या होगा कि डीआरडीओ अच्छे से अच्छा हथियार बना सके हमारे आर्म फोर्स के लिए, जैसे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स, उनके लिए अच्छे से अच्छा हथियार बना सके। और जो हम इंपोर्ट करते हैं रसिया से, फ्रांस से, अमेरिका से, वह इंपोर्ट कम हो सके और मेड इन इंडिया को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। तो यह तीनों लोग, डीआरडीओ, इंडस्ट्री और एकेडमिया,
ये तीनों लोग आएंगे एक साथ, कोलैबोरेट करेंगे, ओके, और रिसर्च करेंगे किस पर, डिफेंस, मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। तो उसका मेन एम यही है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका मेन एम है, उद्देश्य क्या है, जो डीआरडीओ इंडस्ट्री एंड एकेडमिया collaborated for research in major defense technology। समझ में आया आप लोगों को? तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डीआरडीओ और कौन सी संस्थान ने बनाया है, तो आईआईटी कानपुर ने। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन को टर्न करके पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये डिफेंस फोर्स से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जीडीपी ग्रोथ रेट, अभी जो है एक रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट ओके निकाला गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा निकाला गया, और ये मिनिस्ट्री द्वारा निकाला गया है रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट, इसलिए हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। 6 रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट, रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2023 एंड 24, ओके, ध्यान दीजिए, आप रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इस 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए निकाला गया है, किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा यह रिपोर्ट निकाला गया है, और उस रिपोर्ट में बताया क्या गया कि जो इंडिया का ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है, 8.2% है। पहले इसी मिनिस्ट्री ने क्या बताया था, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह 7.6% है, परंतु अब उसको बढ़ाकर क्या बोल दिया है कि 8.2% है। अब उसके पीछे रीजन क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडिया में, उसका जो ग्रोथ रेट है वो 9.9% है। यह जो है मेन रीजन है क्या, जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है इंडिया का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो मेन रीजन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ रेट इज 9.9%, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का, जो कि रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। समझ में आ गया, मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछा जा सकता है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और जो इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी एक रीजन है हमारे जीडीपी के ग्रोथ रेट का। समझ में आ गया, पक्का। 7th है, अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूल कैरिकुलम में इंक्लूड किया है, तो केरला एक ऐसा स्टेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास 7 के स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। अब समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में जब हम लोग क्लास 7 में थे, क्लास 10 में थे, इवन क्लास 12 में थे, उसके बारे में कभी सुने ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या। हाँ, कंप्यूटर के बारे में सुने थे, अब आज जो है स्कूल करिकुलम में जो क्लास 7 के बच्चे हैं उनके लिए इंक्लूड किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल, अब जो भी काम ह्यूमन करते हैं, अब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जो काम, अब वो काम क्या कौन करेगा, कंप्यूटर करेगा। सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो ह्यूमन की तरह केवल काम करेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको कम समय में अच्छे से किया जा सके विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया, पक्का। पहले कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं जिसको केवल ह्यूमन कर सकते हैं,
अब वो काम कौन कर सकता है? कंप्यूटर कर सकता है। किसकी सहायता से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। समझ में आ गया? पक्का? तो ध्यान दीजिएगा। कौन सा स्टेट है? केरला स्टेट है। केरला द्वारा क्लास 7 के बच्चों को, ध्यान दीजिए, क्लास 7 के स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा। उनके क्लास मतलब उसका भी एग्जाम भी होगा, ऐसा नहीं है कि बस सिखाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। उनके करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। ओके, क्लास 7 के करिकुलम में इंक्लूड किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? कौन सा स्टेट स्टार्ट किया है? तो केरला। कौन से क्लास के लिए? क्लास 7 के लिए। ओके, क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो आप सोच ही नहीं पाओगे क्लास 7 के लिए स्टार्ट किया गया क्या। क्लास 10 दे देगा, क्लास 12 दे देगा, तो आप कर लोगे। क्लास 12 के तो बहुत सारे स्कूल स्टार्ट कर चुके हैं। समझ आ गया? तो नोट डाउन कर लीजिए। नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। नेल्सन मंडेला अवार्ड अवार्ड किसको दिया गया है? ओके, नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया गया? निमहांस को दिया गया। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए, निमहांस अभी छोड़ते हैं, यह किस सेक्टर में दिया जाता है? कोई भी इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, अगर वो हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करता है तो उसको नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये अवार्ड देता कौन है? हेल्थ सेक्टर से बात आ गई तो WHO देता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है कौन देता है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO देता है। ओके, इस साल किसको मिला है? निमहांस को मिला है। इंडिया में निमहांस को मिला है। अब निमहांस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। न्यूरो साइंसेस, ये निमहांस जो है बेंगलुरु में है। ध्यान दीजिएगा। ओके, नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो निमहांस जो है हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनको WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया। अब पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में स्टार्ट हुआ था पहली बार। और किसको किसको दिया जाता है? किसी को भी, इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इंडिविजुअल, ओके, और इंस्टीट्यूशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। जैसे निमहांस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी दिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। समझ में आ गया? ये सबको दिया जा सकता है। कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसको दिया जाता है? ओके, तो इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनको भी दिया जा सकता है, और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। समझ में आ गया? कौन देता है? WHO देता है। क्यों देता है? अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, मे बी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, अगर हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम करते हैं इसलिए उनको दिया जा सकता है। समझ में आ गया? पक्का? WHO देता है। कब स्टार्ट हुआ था? 2019 में स्टार्ट हुआ था। अभी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एकेडमिक रिसर्च में नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? ओके, इंदिरा गांधी गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। उनके न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं
न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर गौरीनाथ। चंद्रशेखर गौरीनाथ, उनका नाम है चंद्रशेखर गौरीनाथ। यह कब बनाया गया था? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971 में बनाया गया था, जब पाकिस्तान को दो पार्ट में बांट दिया गया था। ओके, और ये कहां बनाया गया था? कलपक्कम में। कलपक्कम है कहां? तमिलनाडु में। यह किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसको हेड कौन करता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? पक्का? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के सिक्योरिटी के लिए। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए गए इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के, उनका नाम क्या? चंद्रशेखर गौरीनाथ। समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट है, लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, चैंग्सली 6। चैंगली 6 क्या है? यह एक मून मिशन है। किसका है? किस कंट्री का? चाइना का। ओके, और यह सक्सेसफुली लैंड किया है डार्क जो साइड है चाइना का, वहां पर जहां पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था, उस साइड पर। तो चैंगली 6 जो है वह मून मिशन है चाइना का। समझ में आ गया? और ये लैंडेड हुआ है, सक्सेसफुली लैंडेड ऑन 3rd जून 2024 on the dark side of a मून। समझ में आ गया? और इसका उद्देश्य क्या है कि वहां से लगभग 2 केजी वहां से कुछ लाना है, लगभग सैंपल लाना है। अब उस सैंपल का क्या करेंगे? ये रिसर्च करेंगे, उस सैंपल पर रिसर्च करेंगे और उससे कुछ जो भी डेवलपमेंट होगा उसको बाद में जब न्यूज आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? तो क्या इनका उद्देश्य क्या है? ब्रिंग 2 केजी सैंपल, ओके, फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ मून। जहां पे हम लोग ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। और ये कब लॉन्च किया गया था? अब 1 महीना पहले, लाइक 3rd मई को लॉन्च किया गया था। 3rd मई को लॉन्च किया गया, 2024 को लॉन्च किया गया था, और 3rd जून 2024 को सक्सेसफुली लैंड किया है ऑन द डार्क साइड ऑफ अ मून पे, जहां पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था। ओके, अब जहां हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था उसका नाम क्या था? शिव शक्ति पॉइंट। और जहां पे यह लैंड किए हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है एटकेन बेसिन। उसका नाम है एटकेन बेसिन। ओके, एटकेन बेसिन नाम उसका। समझ में आ गया? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, और पढ़ते रहिएगा।